सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कि किस तरह से CETA आखिर जो ये समझौता हुआ है ये किस तरह से असर डालेगा दोनों देशों के व्यापार पर, इन रिश्तों को किस तरह से सुधारेगा और क्या कुछ इससे फर्क पड़ने वाला। और बार बार हम FTA की बात करते हैं तो FTA और CETA दरअसल दोनों है क्या, दोनों के बीच में अंतर क्या है, किस तरह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है उन दोनों के बीच में फर्क क्या है। दोनों ही दरअसल व्यापार समझौते के दो रूप हैं, अगर कहा जाए व्यापार समझौते हैं। और इसके साथ ही साथ इन दोनों की अगर हम बात करें अलग अलग तरीके से तो ये जो CETA है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक स्टेप फर्दर उसको समझा जा सकता है। उसको ये भी समझने की जरूरत है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें जो टैरिफ्स हैं और जो कर लगाया जाता है किसी भी देश के साथ व्यापार करने के दौरान, उस पर वो वहां तक उसको कहा जाता है, इसीलिए उसको फ्री ट्रेड का नाम दिया गया है। लेकिन जो CETA है वो फ्री ट्रेड से एक स्टेप फर्दर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो फ्री ट्रेड है उसमें सिर्फ जो व्यापार से जुड़ी हुई चीजें हुए हैं वो वहां तक सीमित है, जबकि जब हम CETA की बात करते हैं तो वो उसमें चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात हो या फिर वस्तुओं की बात हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र की बात हो, वो सारी चीजों को आगे और लेकर जाता है। हम आगे की जो प्लेट्स है उसमें आपको और दिखाएंगे कि किस तरह से इन दोनों के बीच में दरअसल फर्क है। बेसिक फर्क यही है और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो सीमित एक दायरा है, जबकि CETA उसको एक स्टेप फर्दर लेकर जाता है और वो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखता, सिर्फ वस्तुओं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि वो कृषि के क्षेत्र में भी जाता है, वो निवेश के नए अवसर की भी बात करता है, वो इस बात की भी बात करता है कि सेवा जो क्षेत्र है उसमें किस तरह से आपस में संबंधों को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि वो सिर्फ ट्रेड से एक स्टेप फर्दर, अगर उसको रणनीतिक संबंधों तक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो FTA और CETA है उनके बीच में बेसिक फर्क ये आता है। और उसके बाद अगर हम उनकी गहनता की बात करें तो उन दोनों के बीच में सबसे जो एक उनकी गहराई है वो भी काफी उसको भी समझा जा सकता है, क्योंकि जब FTA की बात करते हैं तो वो एक सीमित दायरे तक का ही वो समझौता है, और जबकि जो FTA है वो एक अधिक व्यापक और उसका विस्तृत रूप सामने देखने में नजर आता है। तो उसके साथ ही साथ FTA का जो मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसा कि आपको बताया कि वस्तुओं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अगर हम CETA की बात करें तो वो उससे एक स्टेप फर्दर जाता है और वो सेवा की भी बात करता है, कृषि क्षेत्र की भी बात करता है, वो निवेश की भी बात करता है और उन चीजों की भी बात करता है। तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं एक रणनीतिक समझौते के तौर पर बढ़ता हुआ नजर आता है। CETA में वस्तु की भी बात होती है, सेवा की बात होगी, निवेश की बात होगी, सरकारी खरीद की भी बात होगी, जो एक पॉइंट में मिस कर रहा था, सरकारी खरीद की भी बात होगी और अन्य क्षेत्रों की बात होगी। तो वो और व्यापक बन जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है और ये FTA से अधिक व्यापक हो जाता है, जिस तरह से आपने देखा। उसके साथ ही साथ CETA में FTA की तुलना में अधिक गहन प्रावधान शामिल है, जो इसके जो पॉइंटर्स हैं, जो समझौते के बिंदु हैं, वो और गहन हैं और व्यापक हैं। CETA में बौद्धिक संपदा, श्रम मानक और सरकारी खरीद शामिल हो जाती है। बौद्धिक संपदा भी यहाँ पर शामिल हो जाती है। इस तरह से जब हम बात करते हैं कि जो हमारे जो बेस्ट ब्रेन्स हैं उनकी भी बात इसमें बौद्धिक संपदा में हो जाएगी। FTA का मुख्य लक्ष्य जो है व्यापार बाधाओं को कम करना है FTA का, और वो व्यापार बाधाओं को कम इस तरह से भी करता है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें जो टैरिफ है उसको बिल्कुल समाप्त करता है कुछ क्षेत्रों में और या तो कुछ वस्तुओं के लिए कम कर देता है। व्यापार और निवेश दोनों को बढ़ावा देता है FTA। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना इसका एक प्रमुख क्षेत्र है। उसके साथ ही उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की विविधता और सामर्थ्य में सुधार करना ये CETA का लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ CETA एक अधिक व्यापक और विस्तृत प्रकार का FTA है। बिल्कुल इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि व्यापक और विस्तृत प्रकार का FTA है, यानी कि वो फ्री ट्रेड उन सारे क्षेत्रों में करता है जिसका अभी वर्णन किया गया। FTA की तुलना में अधिक क्षेत्रों को शामिल करता है, जैसा कि आपको बताया गया। इसके साथ ही साथ अधिक गहन प्रावधान प्रदान करता है, तो इसमें गहनता भी है, इसके प्रावधान भी अधिक है। व्यापार और निवेश दोनों को वो करता है। तो किस तरह से किसानों के लिए वैश्विक बाजार खुलेगा, किसानों को जब हम कहते हैं कि कृषि क्षेत्र में भी करेगा, तो भारतीय किसानों की ब्रिटिश बाजार में आसान पहुंच हो सकेगी। किस तरह से हो सकेगी? ब्रिटिश बाजार में अपनी उपज बेचने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे भारत के किसानों को। ब्रिटिश जो व्यापार है, बाजार है, उनके लिए खुलेगा।
इसके साथ ही साथ भारत के डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफी, मसाले, मांस, फल, सब्जियों की ब्रिटिश बाजार में आसान पहुंच संभव हो सकेगी। निर्यात पर सुरक्षा शुल्क शून्य होने से भारतीय कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। निर्यात पर जो सुरक्षा शुल्क है वो शून्य होगा और इससे भारतीय जो कृषि क्षेत्र है उसको लाभ होगा। पारंपरिक ज्ञान के लिए पेटेंट प्रक्रिया को मान्यता देने से किसानों को लाभ होगा। जो किसान के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और जिसको वो पेटेंट कराना चाहते हैं उसको भी उससे भी जो है ये फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर चाहे वो किसान हो, चाहे वो मछुआरे हो, चाहे वो एमएसएमई का सेक्टर हो, वो उन सबको दरअसल सीईटीए से फायदा मिलेगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ये बताता है कि किस तरह से ये एक व्यापक समझौता है, एफटीए से एक स्टेप फर्दर जाता है। और इस पर हम बातचीत करेंगे अपने विशेष मेहमानों से, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ है इस पूरे समझौते में, क्या कुछ निकल कर आएगा दोनों देशों के लिए। और आज यही हमारे विशेष चर्चा का विषय है, यूके इंडिया सीईटीए व्यापार का नया युग। यूके इंडिया सीईटीए व्यापार का नया युग, ये आज का हमारा विशेष है और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। उनसे आपका परिचय करा दें। यूके इंडिया सीईटीए व्यापार का नया युग, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर गुरजीत सिंह जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जो कि वाइस चांसलर है नालंदा यूनिवर्सिटी एंड DJRIS, बहुत स्वागत है प्रोफेसर चतुर्वेदी आपका भी। एम्बेसडर गुरजीत सिंह, अगर आपके साथ हम शुरू करना चाहें और सबसे पहले तो यही समझे कि ये जो जब हम कहते हैं कि निर्यातकों के लिए बहुत फायदा होने जा रहा है, ऐतिहासिक समझौता है, तो थोड़ा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएं कि सीईटीए से हमारे जो निवेशक हैं, जो निर्यातक हैं, उनको किस तरह से फायदा होने जा रहा है, किस तरह से ये दोनों ही देशों के लिए विन विन सिचुएशन होने जा रही है व्यापार के विशेष संदर्भ में। मुझे इजाजत दीजिए कि पहले मैं थोड़ा एक मैक्रो लेवल पे कुछ समझाऊं। जी जी। यूके भारत का कोई महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर नहीं है, 16वें स्थान पे आता है, लेकिन ये सबसे बड़ा एक सीटा हमने साइन किया है जी, जो इस समय एक आश्वासन देता है कि चाहे दुनिया में इस विषय पे उथल पुथल हो रहा है, लेकिन भारत और यूके मिलकर उसमें एक स्थायी अग्रीमेंट साइन करने को तैयार हो गए हैं और इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है। उसका मतलब यह है कि बाकी देशों के साथ अगर उथल पुथल है तो कई देशों के साथ हम बिल्कुल सीधा साधा एक अग्रीमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इस माहौल में ये एक चमत्कार सा नजर आता है कि देखिए ये अग्रीमेंट हो गया और इसमें कोई इतनी गर्मजोशी नहीं थी। देखिए जो आपने प्रधानमंत्री दोनों तरफ से सुना, वो बड़े आराम से बोल रहे थे, इसमें कोई एक दूसरे को तू मैं की गुंजाइश नहीं थी। दूसरी बात है कि हमें दुनिया को ये मॉडल बनाना है कि हमें इस तरह की डिप्लोमेसी और ट्रेड डिप्लोमेसी फॉलो करनी जी। अब रही आपकी बात कि सीटा से हमें फायदा क्या है, आपने तो बड़ी अच्छी तरह से अभी समझाया कि तकरीबन 99% जो हार्मोनाइज्ड कोड्स हैं उनके ऊपर भारत को एक्सेस मिलेगा यूके की मार्केट को और उनको भी मिलेगा जी। और आपने बताया कि हमारे जो किसान और कृषि क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए नई दिशाएं खुलती हैं यूके में जी। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि लगता है कि हम उनका बचाव भी कर रहे हैं, क्योंकि डेयरी, एप्पल्स, ऑयल सीड्स के ऊपर वो 99% में नहीं आती है, वो 1% में आती है जहां पर फ्री ट्रेड नहीं लगेगा। तो हमारे को जो शंका होती है कि हमारे उत्पादन पे प्रॉब्लम आएगी, वो हम उसकी हानि से बच सकते हैं जी। दूसरी रही बात कि आपने भी ये कहा कि एक तो ये व्यापार का समय है, लेकिन दूसरा निवेश का समय, तो निवेश के ऊपर बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। तीसरी की बात रहती है सर्विसेज की, इसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि भारत और जो यूके हैं उनकी जो सर्विसेज ट्रेड है ये तकरीबन 25 बिलियन पाउंड की है, बहुत बड़ी सर्विस है, ये ट्रेड से ज्यादा है जी। और इसमें भारत की जो ट्रेड सर्विस हमारे फेवर में है वो ज्यादा बनती है और यूके से सर्विसेज कम आती है।
तो यूके देख रहा है कि हमें सर्विसेज में कितना फायदा भारत में हो सकता है और भारत से कितना निवेश यूके में आ सकता है। हमको भी वही देखना चाहिए कि हमको कितना निवेश मिल सकता है और हमको सर्विस सेक्टर में कितनी ज्यादा एक्सेस मिलेगी। इसलिए सिर्फ व्यापार ही नहीं बट सर्विसेज और निवेश को साथ देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, सर्विसेज और निवेश को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ ये यानी कि आपका कहना है कि इसको एकांगी तरीके से ना देखा जाए, ये बहुत व्यापक है, इसमें इसके कई सारे बिंदु हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी, अगर हम बात एमएसएमई की करें, बार बार ये हो रही है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो या एमएसएमई की बात हो, कृषि क्षेत्र की बात हो, इन सब को एक बूस्ट मिलने जा रहा है। उपभोक्ताओं के भी संदर्भ में मैं भारत के आपसे समझना चाहूँगा किस तरह से फायदा होने जा रहा है। तो किसानों की तो बात कर ही रहे हैं हम, एमएसएमई की तो बात कर ही रहे हैं, जो एक नॉर्मल उपभोक्ता है उसके लिए कैसे फायदेमंद है? देखिए निखिल जी, इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक मुद्दा जो आपने शुरू में रखा उसको मैं उठाना चाहूंगा। जी। जो आपने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सेटा, इसके बीच में हम क्या अंतर देखते हैं, क्या हमारा उसमें समझ होना चाहिए? जी। अगर आप ट्रेड पार्लेंस में देखें तो जो आज आपने कैप्शन दिया है नए युग की शुरुआत, मैं उसके लिए आपको बधाई दूंगा कि ये बिल्कुल सही शब्द का आपने उपयोग किया है, क्योंकि ये नए युग की शुरुआत की जो तैयारियां होनी चाहिए वो सरकार ने पिछले कुछ समय से शुरू करी हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं उसमें अपनी ताकत लगाई है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के देश को जो फायदे हो सकते हैं उसके प्रति कॉमर्स मिनिस्ट्री को के साथ मिलकर के हमने इस नई दिशा को चुना है। अब अगर आप देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ब्रॉड टर्म है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई तरह के हो सकते हैं। अगर हमने देखें तो यूएई के साथ हमने सेपा साइन किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आज हम सेटा की बात कर रहे हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इसमें क्या ट्रेड है और यूएई में ट्रेड नहीं है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है और इसमें निखिल जी कुछ ऐसे आयाम लाए गए हैं जिनको हमारे दर्शकों को बताना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग उसको अनावश्यक रूप से उसकी चर्चा कर रहे हैं जो बिना डिटेल्स को देखे कर रहे हैं। अगर आप इसमें गंभीरता से इसका अध्ययन करें तो 4 बातें इसमें प्रमुख हैं। जो आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं, जो उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, जो कृषक समाज की बात कर रहे हैं, ये तो बेनिफिशियरी हैं ही हैं। लेकिन आप देखिए, एक बड़ा आईटी और आईटीईएस का जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो कि ब्रिटेन के सर्विसेज का एक बड़ा हिस्सा है। हमारे लोग जब वहां जाते थे तो उनको सोशल सिक्योरिटी वहां देना पड़ता था और वो दे करके वापस आ जाते थे। कई हजार करोड़ रुपए हमारे आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री ने वहां दिए हैं। देश में पहली बार किसी एक विकसित राष्ट्र के साथ में हमने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साइन किया है। ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां सोशल सिक्योरिटी का पैसा उस देश को 3 साल तक हमें देने की आवश्यकता नहीं है और 3 साल से ज्यादा हमारे लोग रहते नहीं है। तो ये हमारे सर्विस देने वालों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, अगर कृषक समाज की बात करें तो आप देखेंगे कि जो हमें एमएसएमई के माध्यम से, एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के माध्यम से मार्केट मिला है, 20% से ज्यादा की ग्रोथ की हम संभावना वहां पर देख रहे हैं। जैसा एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी ने कहा कि हमारा ट्रेड डिफरेंस उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप देख रहे हैं कि ये देश के लिए विन विन पार्टनरशिप है यूके के साथ। और ये करारा जवाब भी है उन लोगों को जो ट्रेड में सरप्लस और ट्रेड में एक तरफे फायदे की बात सोच रहे हैं। और इस मामले में विश्व 2 खेमों में बढ़ चुका है। ऐसे में भारत का यूके के साथ ये सेटा का एग्रीमेंट करना न सिर्फ बाकी देशों को भी एक संदेश है, बल्कि ये खुद हमारे उन तमाम उद्योग को भी एक संदेश है कि फ्री ट्रेड के माध्यम से भारत विकासशील और विकसित दोनों राष्ट्रों के साथ, यूएई की भी मैंने चर्चा करी और यूके की भी बात सामने आई, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने किया, तो एक नए युग की शुरुआत का जो प्रारंभिक कदम उठाया जाना चाहिए था, सरकार ने वो उठाया है।
जी जी जी, निश्चित तौर पर। और अगर ये जो एक प्रश्न आया था कि चाहे वो एमएसएमई का सेक्टर हो या फिर कृषि की बात हो, किस तरह से दोनों के लिए और ख़ास तौर पर जब हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, ये सवाल मैं एम्बेसडर गुरजीत सिंह के पास ले आता हूँ कि किस तरह से ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, ख़ासतौर पर जब हम अपने कृषि क्षेत्र की बात करें, एमएसएमई की बात करें, कैसे कैसे देखते हैं कि किस तरह से इसको एक क्वांटम जंप मिलता हुआ नज़र आ रहा है? अब हम मोटी तरफ देखें तो अगर आंकड़े देखें तो 99% टैरिफ लाइंस आपकी फ्री हो गई, तो उससे तो जंप मिलना ही चाहिए। और कहा जा रहा है कि हमारा जो निर्यात है वो डबल हो जाएगा जी कुछ सालों में। वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे कई चीजें और होती हैं। हमारी कॉम्पिटिटिवनेस सिर्फ टैरिफ पे थोड़ी ट्रेड चलती है। कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, कई चीजें हो, डिमांड होनी चाहिए जी। तो दूसरी बात है कि इस समय जो अग्रीमेंट है हमें पूरी तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अग्रीमेंट का कोई एनालिसिस नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं कि डॉक्टर चतुर्वेदी करेंगे और हमें समझाएंगे जी। लेकिन अगर यूके की तरफ से आप देखें, वो तो 2 दिन पहले से ही इतना अच्छा एक विस्तार से उन्होंने समझाया है कि कौन से व्यापार के क्षेत्रों में उनको फायदा होगा, कहां पर निवेश में फायदा होगा, और कौन से प्रदेशों में कितने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाएगी। उन्होंने तो बड़ा डिटेल में बताया है कि हमारे लिए तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि वो ट्रेड पे नहीं, वो इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज पे ध्यान दे रहे हैं जी। डॉक्टर चतुर्वेदी ने ठीक कहा कि हमारे जो ITES के सर्विसेज के लोग हैं, इनको बड़ा फायदा होगा अगर ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन आ जाए। और ये अच्छी बात इस बार ये है कि हमने इसको अकेला नहीं छोड़ा, हमने इसको एक सीटा का भाग बना दिया है कि अगर सीटा जब साइन होगा, ये कन्वेंशन साथ साइन होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये हम जी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम केवल IT के ऊपर सर्विसेज को निर्भर नहीं छोड़ सकते। हमको बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और जो नई AI की सर्विसेज आ रही हैं, इन सब में आगे बढ़ना है और इनके लिए यूके में न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जी जी। एक चीज समझना चाहेंगे, आपने कहा कि जहां पर आप देख रहे हैं कि वैश्विक व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था है, उसमें उथल पुथल मची हुई है, तमाम जगहों पर युद्धग्रस्त क्षेत्र नजर आते हैं। ऐसे में जो आपने शुरुआत में कहा, और ऐसे में भारत और ब्रिटेन एक शानदार व्यापार समझौते के में एंटर हो रहे हैं। किस तरह से भारत की जो विदेश नीति है, जिस पर कई बार बहुत सारे लोग उनको शायद समझ में नहीं आता है, कैसे इसको देखते हैं? किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ये भारत की विदेश नीति के लिए भी ये एक बड़ा कदम है? आज एक दिन है जब हम हंस सकते हैं खुशी से कि ये एक लहर भाग रही है, और जैसे आपने कहा और चतुर्वेदी जी ने कहा, नया युग है। लेकिन आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन, जिसके साथ हमको बहुत मुश्किलें आ रही हैं FTA काटने में, वो चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं, और अमेरिकन दुनिया भर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी अग्रीमेंट्स सफल नहीं हो पा रही है। इस माहौल में यूके के साथ ये सफलता से एग्रीमेंट कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी बात है, और भारतीय विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत है जी। निश्चित तौर पर। प्रोफेसर चतुर्वेदी, सीटा जैसे जो समझौते हैं, वो भारत के मेक इन इंडिया और लोकल फॉर ग्लोबल जैसे जो विजन है, उनको कैसे बूस्ट देते हुए, उनको कैसे आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए निखिल जी, ये जो हमारे देश के अंदर एक आत्मविश्वास लोकल प्रोडक्शन के नाम पर आया है, जो क्वालिटी को लेने की बात आई है, ये उसका परिचायक है। मैं समझता हूं कि जब हम आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, तो हम अपनी क्वालिटी के बारे में, हम अपने एक्सपोर्ट्स के बारे में, और हम अपनी डिमांड के बारे में बहुत ही ज्यादा एश्योर्ड, और ये एक महत्वपूर्ण कदम हमारे आर्थिक व्यवस्था के लिए भी है और आर्थिक सोच के लिए भी है। जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का मैंने कहा, वो सिर्फ ITES कंपनीज के लिए नहीं है, वो सारे प्रोफेशनल्स के लिए है। वो चाहे योगा के गुरु हों, चाहे वो हमारे दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस के हों, इंडिविजुअल बिजनेस एक्सपर्ट्स हों, सभी के लिए है।
तो ये आत्मविश्वास जो देश के अंदर हम देख रहे हैं, सरकार के अंदर हम देख रहे हैं, तो वो कॉमर्स मिनिस्ट्री की सफलता है। और कॉमर्स मिनिस्ट्री मैं समझता हूं कि जिस तेजी से एफटीए के मार्ग पे आगे चली है और सारे देश में इंडस्ट्री के लोगों को, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, उनको लेकर के आगे बढ़िए, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे विदेशी आर्थिक नीति में बदलाव है। और इसमें प्रधानमंत्री की स्वयं की पूरी क्षमता के साथ उन्होंने अपने आप को इसमें लगा दिया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि उनके इंटरवेंशन से देश में ये जो सोच के बदलाव की आवश्यकता थी, जो प्रोटेक्शनिज्म को चैलेंज करने की बात थी, तो अभी तक आपने देखा कि सरकार ने लगातार उद्योग को सपोर्ट किया है, लेकिन हम उस प्रोटेक्शनिज्म के फ्रेमवर्क से बाहर आए हैं और ग्लोबल कंपटीशन के लिए उद्योगों को खड़ा कर रहे हैं। तो अब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सिर्फ टैरिफ नहीं है, इसके साथ कई दूसरी चीजें आकर के जुड़ गई हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आपने जिक्र किया, बौद्धिक संपदा का आपने जिक्र किया, एमएसएमई का जिक्र किया, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का हमने जिक्र किया। तो ऐसे कई मुद्दे अब इन एग्रीमेंट्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनका शायद हम इतने सीमित समय में जिक्र भी नहीं कर पा रहे। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मछुआरों के लिए, किसानों के लिए, वो लंबी फहरिस्त है जिनको इससे फायदा होने वाला है। और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये व्यापार का नया युग है दोनों देशों के बीच में। फिलहाल बहुत शुक्रिया एमएसडी सिंह आपका भी, और प्रोफेसर चतुर्वेदी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ